हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। तो चलो, आज अपनी फोर्थ यूनिट जो है उसको सल्टाते हैं। ठीक, अपना है देखो, गैसियस स्टेट लेंगे सबसे पहले, उसके बाद में कोलोइडल स्टेट को। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन। हाँ, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, आदर्श गैस समीकरण आपसे पूछी हुई है, तो आप सब जानते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी। बहुत ही वर्ल्ड फेमस फॉर्मूला है ये। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दो फॉर्म दी गई है इसकी, तो ये थोड़ी सी बात मैं आपके साथ कर लूं। जैसे मान लो यहाँ पर अगर आप कंसंट्रेशन की बात करेंगे, जैसे मोलरिटी की बात कर लूं मैं, तो मोलरिटी में क्या होता है भाई? मोलरिटी में ये होता है कि विलय के मोल होते हैं और उसमें भाग दिया जाता है विलयन के आयतन का, और उससे मोलरिटी निकलती है, जो कि सांद्रता की एक टर्म ही है, कंसंट्रेशन ही है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अगर पी को मैं यहां रखूं और एन अपॉन वी कर दूं, तो ये देखो एन अपॉन वी किसके बराबर हो जाएगा? सी के। इसका मतलब P इज इक्वल टू सी आर टी, ये भी आ जाएगा। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे, तो आपका ये पहला ऑप्शन भी हो गया इसमें और तीसरा ऑप्शन भी हो गया, तो कुल मिलाकर के ए एंड सी दोनों होंगे, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ भाई, बोयल का नियम। तो देखो, बोयल क्या कहता है? बोयल देखिए, इसी समीकरण को मैं रखता हूं आपके सामने, इसके अंदर हम कुछ फेरबदल करते हैं। देखो, कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्शन के अंदर मान लीजिए गैस के जो मोल हैं वो फिक्स कर रखे हैं अपन ने। ठीक है भाई, मान लो 10 मोल लिए तो वो 10 ही है, फिक्स है। ठीक है, ओके। ये आर क्या होता है? गैस कांस्टेंट होता है भाई। क्या होता है? गैस कांस्टेंट, जिसकी जूल में तो वैल्यू होती है 8.314, कैलोरी में होती है 2, और लीटर एटमॉस्फेयर में होती है 0.0821, ये होता है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट ही तो है, कांस्टेंट है तो इसको आप रख सकते हैं। फिर आ गया आपका टेम्परेचर, इसको अपन ने मान लिया स्थिर। क्या मान लिया? इसको अपन ने मान लिया स्थिर। स्थिर मान लिया तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट हो गई, यानी कि पीवी बराबर कांस्टेंट आ गया यहां से। तो अपन क्या कह सकते हैं भाई? स्थिर ताप पर प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लीकेशन है, वो स्थिर रहता है। कौन कहता है ये बोयल कहता है भाई साहब। कौन कहता है? बोयल कहता है। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं इसमें? मैं ये कह सकता हूं कि स्थिर ताप पर या कांस्टेंट टेम्परेचर पर कोई गैस है तो उसकी निश्चित जो एक वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम के अंदर जो दाब रहेगा वो व्युत्क्रमानुपाती रहेगा उसके प्रेशर के। देखो, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में आप इसको आराम से यूं लिख सकते हो, ये इधर भेज दिया तो, यानी कि आयतन जो रहा गैस का वो एकदम इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहा किसके? प्रेशर के। तो ये जो है बॉयल का नियम कहता है। तो अब आपको यहां से क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन में पी टी बराबर कांस्टेंट नहीं, ये नहीं हो सकता। पी अपॉन टी बराबर कांस्टेंट, ये भी नहीं होगा। पी अपॉन वी बराबर कांस्टेंट नहीं होगा। बी ऑप्शन देखिए, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो ही अपन ने निकाला है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट। हाँ देखो, अभी थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहे थे और वही चीज आ गई सामने। बॉयल के नियम को किस प्रकार के ताप पर रखा जाता है? तो अभी क्या कहा था मैंने? टेम्परेचर को अपन क्या मानते हैं यहाँ पर? कांस्टेंट मानते हैं, तब जाकर के पीवी इक्वल टू कांस्टेंट अपने को प्राप्त होता है। तो आपका ए ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। हाँ, चार्ल्स का नियम आपसे पूछा जा रहा है। देखो, ये आदर्श गैस समीकरण जब अपन निकालते हैं तो उसके अंदर ये चार्ल्स, बॉयल्स, ये सारे नियम अपने को पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो अब अपना जो नियम है वो है चार्ल्स का नियम। किसका नियम है भाई? चार्ल्स का नियम। अब देखो, चार्ल्स का नियम क्या कहता है आपका? चार्ल्स का नियम ये कहता है कि आपने, जैसे आपको ये पीवी इक्वल टू एनआरटी दे रखा है भाई, अक्रिय आदर्श गैस का विन्यास। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, पिछले बॉयल के नियम में अपन ने किसको माना था? स्थिर ताप को।
अरे किसको माना था, याद करो। ठीक है, ताप को। यहां किसको मानेंगे भाई, प्रेशर को। किसको मानेंगे, प्रेशर को। प्रेशर को स्थिर मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। और फिर देखो ये तो कांस्टेंट ही है, तो आपका V अपॉन टी बराबर क्या रह जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट रह जाएगा। तो इसको अगर मैं बोलूं तो क्या कहूंगा, स्थिर दाब पर, क्या कहूंगा भाई, स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित आयतन उसके परम ताप का क्या होता है, समानुपाती होता है। तो स्थिर दाब पर किसी गैस का जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर या परम ताप के क्या रहता है, समानुपाती। तब टी को इधर ले जाएंगे तो V अपॉन टी बराबर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा भाई आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए ये नियम चलता है। तो अब यहां से अपन क्या देखेंगे, देख लो, C बराबर कांस्टेंट है यहाँ पर, और अपने को V अपॉन टी चाहिए, तो वो ए ऑप्शन में हो रहा है। चलिए ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट। हाँ जी, ये फिर वही बात है, चार्ल्स का नियम दाब के साथ किस प्रकार परिवर्तित हो रहा है भाई। दाब को अपन ने क्या माना है, स्थिर माना है। तो दाब को अगर स्थिर मानोगे तभी जाकर के चार्ल्स का नियम जो है यहाँ पर आपको प्राप्त हो पाएगा। ठीक है, सही कर रहा हूं मैं। हाँ जी, अब सुनिए आगे। इस आदर्श गैस के समीकरण में यहां तक तो मैंने बता दिया, एक आवोगाद्रो का नियम जो है वो और मैं बता देता हूं इसके साथ में। तो आवोगाद्रो क्या कहता है भाई, आवोगाद्रो ये कहता है कि अगर दो गैस ली हुई है आपकी, दो गैस अगर ली हुई है और उनमें, उन गैस का आयतन समान है। क्या समान है भाई, आयतन समान है। आयतन समान है और उसके साथ में ताप दाब की परिस्थितियां भी समान है। क्या है, ताप और दाब की परिस्थितियां भी समान है। तो इस कंडीशन में उनके जो मोल होंगे वो मोल भी क्या होंगे, समान होंगे। यानी कि देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी मान लीजिए, N1 T1 P1 V1, यही P2 V2 N2 RT2 ये दे रखे हैं। अब ये कंडीशन इस प्रकार की है कि इस कंडीशन में आपका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये सारे क्या हैं, बराबर हैं। ऐसी कंडीशन अपन ने ले रखी है। तो इस कंडीशन में इनके जो मोल होंगे गैस के या अणुओं की जो संख्या होगी वो भी क्या होगी, बराबर ही होगी। ठीक है, ये कौन कहता है, आपका आवोगाद्रो। यानी कि वो कहता है N1 बराबर क्या रहता है, N2, जब सभी स्थितियां आपने क्या ले रखी हैं, समान ले रखी हैं। तो ये एक्स्ट्रा इसके साथ मैंने बता दिया। आपका जो ये क्वेश्चन है, चार्ल्स का नियम दाब के साथ कैसे परिवर्तित होता है, तो दाब जो है इसके अंदर कांस्टेंट रहता है भाई, यानी कि ए ऑप्शन। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। हाँ भाई, आवोगाद्रो संख्या है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। ये आवोगाद्रो संख्या होती है। ठीक है, यानी कि एक मोल में इतने एटम पाए जाते हैं। और इससे अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं तो आप क्या करते हो भाई, नंबर ऑफ मोल्स n होता है, n अपॉन Na। ये फॉर्मूला आप लगाते हो। देखो n तो है यहाँ पर दिए हुए एटम्स की संख्या, और Na हो जाती है आपकी आवोगाद्रो संख्या। तो इससे नंबर ऑफ मोल्स भी निकल सकते हैं। मान लीजिए यहां पर 3.01 इंटू 10⁻23 एटम्स दे रखे हैं और आपसे मोल निकलवा रहा है, तो 6.02 इंटू 10⁻23 का इसमें भाग चलेगा, ये कट जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, यानी 1/2 आया इसका भाई। 1/2 आया तो 1/2 से 0.5 निकल गई आ जाएगा, यानी कि आधा मोल प्रेजेंट है। इस प्रकार से अवोगाद्रो संख्या से अपन मोल भी निकाल सकते हैं। इस ऑप्शन की बात करें इसमें तो 6.02 इंटू 10⁻23 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ जी, एक मोल गैस का आयतन है। ये फिर मोल से संबंधित एक डेटा है जो आपको याद ही रखना है। तो एक मोल गैस का आयतन होता है 22.4 लीटर। अब इससे अगर आपको मोल निकालने हो तो कैसे निकालोगे आप, n इक्वल टू जो गिवन लीटर है आपको, मान लीजिए जैसे कि 44.8 लीटर आपको कोई सैंपल दिया हुआ है और उसके मोल निकालने हैं, गैसियस सैंपल है, उसके मोल निकालने हैं, तो आप उसमें 22.4 का भाग दोगे, यानी कि कितने मोल आ गए भाई, 2 मोल। आगे बात समझ में, इस प्रकार से इससे मोल निकाल सकते हैं। तो आपका सी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ जी, गैस स्थिरांक का जूल में मान होता है। अभी पहले ही क्वेश्चन में, कौन से क्वेश्चन में, पहले ही क्वेश्चन में याद करो, वहां मैंने सारे गैसियस कांस्टेंट के जो मान थे वो सब बताए थे। तो जूल वाला कौन सा था अपना, 8.314 जूल, यही था। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, बी है। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, फिर वो कैलोरी की बात आ गई, कैलोरी में कितना था, 2 था, तो यहाँ पर सी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, फिर ये लीटर एटीएम में आ गया। लीटर एटीएम में कितना बताया था मैंने, अरे कितना बताया था, 0.0821। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी, ओ सॉरी, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, केटीजी में गैसों की जो टक्कर है अणुओं की, वो कैसी मानी गई है। हाँ जी, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। इसके साथ साथ कुछ केटीजी के आसपास की चीजों को भी बारे में बता देता हूँ मैं। देखो, ये नियम है भाई केटीजी के, जो आपको याद रखने हैं। कुछ बता देता हूँ, जैसे कि केटीजी में जो गैस अणुओं की काइनेटिक एनर्जी होती है वो उनके परमताप के समानुपाती होती है। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। फिर इसके बाद में मैं ये कहूँ कि जो गैस है ये पात्र से टकराती है, ठीक है, जिस कंटेनर में भरी हुई है उससे टकराती है, तो यहाँ टकरा करके कॉलिजन से क्या होता है, कॉलिजन क्रिएट्स, कॉलिजन प्रोड्यूसेस प्रेशर। पात्र की दीवारों से जैसे ही गैस टकराती है तो यहाँ पर प्रेशर भी उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई आपको, और सुनिए इसके बारे में। ये जो केटीजी है ये गैस को कैसी मानती है भाई, एक स्फेयर, एक गोले के रूप में मानती है, ठीक है। और ये गोले ही आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं, ठीक है। अगली बात सुन लीजिए। गैस जो है भाई, गैस पात्र की जो भी शेप है, कंटेनर की जो भी शेप है, उस कंटेनर की शेप को ग्रहण कर लेती है। ये भी केटीजी के अंदर एक पोस्टुलेट है। अब इसी पोस्टुलेट के साथ में देखो, ये तो एक्स्ट्रा मैंने बताया आपको तीन चार, इसी में एक पोस्टुलेट ये भी आता है कि जो केटीजी है उसमें गैसों की जो टक्कर है, वो टक्कर कैसी मानी जाती है भाई, वो टक्कर मानी जाती है पूर्णतः प्रत्यास्थ, यानी परफेक्ट इलास्टिक मानी जाती है। आपका देखो ए ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, अभी जो पोस्टुलेट बता रहा था बस वही आ गया। गैसों की औसत गतिज ऊर्जा समानुपाती किसके होती है, तो देखो भाई किसके होगी, अरे किसके होगी, ऑप्शन ए, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ताप की जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलिए अब नेक्स्ट। हाँ जी, ये भी एक पोस्टुलेट है किसका, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, यानी केटीजी का। तो देखो, गैस है, गैस को डिफ्यूजन या विसरण करना होता है, इसको फैलना होता है। आप एक बात बताइए, द्रव है आपके पास में, कौन है भाई, द्रव है अगर आपके पास में, और उस द्रव को आप किसी जगह से फेंकते हो नीचे, उस द्रव को आप किसी जगह से फेंकते हो, तो वो द्रव जो होगा वो तो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। इसी प्रकार मेरे पास ये है, मैं इसको फेंकता हूं भाई, ये देखो गया, ठीक है। तो इस पर भी गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, अरे लग रहा है ना, ठीक है। आज पतंग मत उड़ाना, आज मेरी क्लास देखना भाई, ठीक है। देखो, गुरुत्वाकर्षण बल लगा इस पे, लेकिन गैस है, अब आपके सामने गैस है, जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले भयंकर सर्दी पड़ रही थी, उस टाइम पे आप ऐसे करके देखते भाई, ठीक है, ऐसे करके देखते अगर आप, तो वहां आपको दिखता कि धुआं जो है, आपकी जो गैस का जो वहां पर ओस बनी है वो कहाँ जा रही है, ऊपर। या फिर एनिमल फिल्म देखी होगी, उसमें जब वो कपूर के ऊपर बैठ करके ऐसे सुट्टा लगा रहा था, तब वो भी कहाँ जा रहा था भाई, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था। इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण उसको प्रभावित नहीं कर पा रहा है, ठीक है। याद तो होगा ना आपको वो गाना, वो गाना सबने देखा है भाई, उसमें देखना, वो ऐसे सुट्टा लगाता है तो ऊपर की तरफ जाता है। इसका मतलब गैस पर जो है, गैस पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो इतना अधिक प्रभाव नहीं डाल रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूं, यहाँ पर जो काइनेटिक थ्योरी है गैसियस की, उसमें जो आपका गैस है, वो जो आपका गुरुत्वाकर्षण का बल है,
उसकी 0 घात के समानुपाती है। 0 घात के समानुपाती है, इसका मतलब उस पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा भाई इसमें। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। तो ग्राहम का विसरण नियम क्या है भाई? बेसिकली ये देखो, गैस जो होती है आपकी, इस गैस में डिफ्यूजन का गुण तो पाया ही जाता है। अभी आप मैंने थोड़ी देर पहले बताया ही था आपको। तो गैस में जो है डिफ्यूजन का गुण पाया जाता है, ठीक है। तो डिफ्यूजन का गुण गैस में पाया जाता है, तो उसे बताने के लिए, उसे समझाने के लिए ग्राहम ने जो है एक नियम दिया, और उसने ये कहा कि जो गैस है भाई, गैस की जो विसरण की दर है, गैस की जो विसरण की दर है, वो जो है व्युत्क्रमानुपाती का एक रिलेशन शो करती है। क्या करती है भाई? व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन शो करती है घनत्व के साथ में, ठीक है। अब ये सही बात है, जिसका जितना ज्यादा घनत्व रहेगा गैस का, वो उतनी ज्यादा कॉम्पैक्ट होती जाएगी। ओस देखी हुई है आपकी, ओस सर्दियों में यूं जम जाती है। ओस नहीं, सॉरी, स्मॉग, जो धुंध है, कोहरा है, वो जम जाता है सर्दियों में। हालांकि उसमें गैसियस पार्टिकल है, पर उसकी जो कंडेंसेशन है, उसका संघनन है, वो बहुत ज्यादा हो रखा है, इसलिए वो उड़ती नहीं है बल्कि यहाँ जमी रहती है, ठीक है। तो इसका मतलब जो विसरण की दर है वो डेंसिटी की क्या रहती है? वो व्युत्क्रमानुपाती रहती है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत करेक्शन है भाई। बी ऑप्शन के अंदर जो है स्क्वायर नहीं आएगा, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई। इसको आप R1 व R2 लीजिए, और ये D2 अपॉन D1 इसके इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि देखो, विसरण की दर के, सॉरी, घनत्व के जो है ये व्युत्क्रमानुपाती में रहता है। तो आपका ग्राहम का जो विसरण नियम है, चलिए देखिए ए ऑप्शन को देखो। ए ऑप्शन में तो R1 है, उसी के साथ D1 है, जबकि मैं तो क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इनवर्स का रिलेशन। यहाँ तो डायरेक्ट वाला रिलेशन हो रहा है, तो वो बैठेगा नहीं। सी में भी यही बात है, और डी में आपका जो रूट है वो वहां पर नहीं है। तो कुल मिलाकर के इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है भाई। तो 14वां का बी क्वेश्चन, बी आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पर देखते हैं। हाँ जी, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। अब गैस की थ्योरी के हिसाब से डाल्टन का आंशिक दाब का नियम देखते हैं। देखो, डाल्टन जो थे, इन्होंने सॉल्यूशन में भी काम किया था, इन्होंने यहाँ भी काम किया, इन्होंने बायोलॉजी में भी काम किया। ये आदमी जो है, मतलब हर जगह घुस चुका है, ठीक है, जैसे अरस्तु से, ठीक है। अब ये जो डाल्टन है, इसने सॉल्यूशन में आंशिक दाब का एक नियम दिया था। तो उसमें तो क्या कहा था इसने कि जो भी प्रेशर है किसी भी सिस्टम का, वो उसके सारे कंपोनेंट जितने भी हैं, उनके पार्शियल प्रेशर के सबके बराबर होगा, योग के, सम के। ये उसने कहा था। अब यही थ्योरी इसकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में आ रखी है, ठीक है। अब गैसों में काइनेटिक एनर्जी होती है तब वो कंटेनर या पात्र की दीवार से टकराते हैं, ठीक है, और दीवार से टकरा करके ही उनमें दाब उत्पन्न होता है। तो बस वो वही लेके जा रहा है इस बात को। तो यहां पर देखो, सबसे पहले तो डी ऑप्शन देखो भाई। डी ऑप्शन में तो मल्टीप्लिकेशन है, जबकि अपन तो जानते हैं वो तो समेशन के बराबर होता है, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर सी है, सी के अंदर देखिए, यहाँ तो इनवर्स का रिलेशन हो रहा है, इनवर्स का कोई रिलेशन नहीं है, तो बहुत बड़ी बात है फालतू की। बी देखो, बी में फिर से भाग हो रहा है, ये भी कुछ नहीं है। बचा कौन सा? आपका ए ऑप्शन बच गया। उसमें देखिए, वहां समेशन हो रहा है भाई, ठीक है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था? अरे क्या बताया था थोड़ी देर पहले? जब मैंने कहा था कि आप अगर सॉल्यूशन की बात मैं कर रहा था, वहां पर आंशिक दाब की बात कर रहा था, तो वो भी समेशन का रिलेशन रख रहा था। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी उसी प्रकार से भाई चलेगी। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार पीवी का मान होता है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको देखना है। अब इसमें देखो, कुछ फॉर्मूले हैं केटीजी के जो आपको बढ़िया तरीके से याद रखने हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले वो ग्राहम का नियम आ गया था, वो उस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसी प्रकार अब केटीजी जो है, वो बॉयल के नियम को सिद्ध करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? सिद्ध करने की कोशिश करेगा। तो सिद्ध करने की कोशिश में इस केटीजी के अंदर भी अपन वो सारे फॉर्मूले देखेंगे जो वहां चलते थे गैस के नियमों में।
जैसे गैस के नियमों में बॉयल का नियम था, तो बॉयल का नियम क्या करता था, वो पीवी को कांस्टेंट बताता था, ठीक है। तो वही कुछ यहाँ पर भी सिद्ध करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो अब कैसे होगा भाई ये, तो देखिए यहां पर अपन दाब को F अपॉन ए यानी कि बल बटा क्षेत्रफल इसके थ्रू निकालेंगे भाई, बल बटा क्षेत्रफल के थ्रू, F अपॉन ए के थ्रू। अब बल जो है यहां पर, बल जो है वो संवेग में परिवर्तन की दर होती है भाई, क्या होती है, संवेग में परिवर्तन की दर होती है, ठीक है। और क्षेत्रफल जो है उसके हिसाब से, अगर आपने पात्र जो ले रखा है कंटेनर, उसमें मान लीजिए जैसे लेंथ है वो कितनी दे रखी है, जैसे एल दे रखी है तो एल स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार पात्र किस प्रकार का ले रखा है आपने, उस पर डिपेंड भी बहुत ज्यादा ये बात करती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के देखिए, जब आप क्षेत्रफल और बल को जो है आपस में रखेंगे, तो सबसे पहले तो बल क्या होगा, संवेग में परिवर्तन की दर होगी भाई। तो संवेग क्या होता है, एम वी होता है। लेकिन यहां पर सिर्फ एक अणु तो है नहीं, बहुत सारे अणु हैं। अपन कहते हैं यहाँ पर 2 MnV, ठीक है। और अपॉन क्या रहेगा उसके, एल रहेगा। एल यहाँ पर प्रति इकाई लंबाई के साथ वो किस प्रकार परिवर्तित हो रहा है, वो बात यहाँ पर आ जाती है। तो ये तो किसके बराबर है भाई, ये बल के बराबर है, ठीक है, एफ के बराबर है। अब एफ अपने को mv चाहिए, मास अपने पास में आ चुका है, वॉल्यूम से और गुणा करेंगे तो वो गुणा यहां पर होगा, यहां होगा तो v और v दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएंगे। और ये इतना होने के पश्चात इसके अंदर आगे आपको फिर देखो, ये तो मिल गया, इसको गुणा करना है आपको किससे, क्षेत्रफल से। अरे किससे गुणा करना है इसको, क्षेत्रफल से गुणा करना है। जब क्षेत्रफल से गुणा करेंगे इसमें, तो देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक टर्म आती है। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, देखो जैसे मैंने ये बैलन बनाया एक, इस बैलन के अंदर कई प्रकार के क्षेत्रफल होंगे। एक तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा उसको तो मैं कहूंगा जैसे कि 2πr(h). एक इसकी सारी भुजाओं को मिलाकर के इसका आयतन होता है, आयतन होगा तो वो तो हो जाएगा π²h, ठीक है। इसी प्रकार अब इसका अगर मैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि जिसके अंदर ये ऊपर के जो सर्कल है, नीचे वाला सर्कल है, ये भी क्या हो, इंक्लूड हो, ये दीवारें भी इंक्लूड हो, इस प्रकार का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका आता है वो 2πr(r+h) इस प्रकार से आता है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि हर बॉडी जो है, मैथमेटिकल बॉडी, जो चाहे ट्राइंगल हो गई हो, चाहे स्क्वायर हो रहा हो, चाहे स्फेयर हो रहा हो, उसका एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है। या फिर मैं यूं कह दूं कि जो 3D मॉडल है, 3D मॉडल जो है, जैसे डब्बा हो गया आपका एक चौकोर वर्गाकार डब्बा, स्क्वायर शेप जो बॉक्स है, उसका भी एक 3D मॉडल है। तो उस 3D मॉडल में भी क्या होता है, सारी भुजाओं का जब क्षेत्रफल अपन जोड़ लेते हैं तो वो एक तरीके से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है, ठीक है। अब अपने पास में अगर एक क्यूब ले रखी है, मान लीजिए क्या ले रखा है, क्यूब ले रखा है, तो क्यूब में कितनी भुजाएं हैं भाई, 6 भुजाएं हैं उसमें, यानी कि 6 फलक हैं, उसके 6 फलक हैं। एक फलक का एल स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, तो सबका मिलाकर के कितना होगा भाई, सबका मिलाकर के यहां पर 6l² हो जाएगा भाई। 6 फलक हैं, 6 फलक हैं, एक का लंबाई गुणा चौड़ाई से आप l² निकाल लेते हो, तो 6l² होगा। अब आपका ये तो आ ही गया दाब, तो इसको किससे गुणा करना है भाई, क्षेत्रफल से गुणा करना है, ये आएगा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया भाई आपका 2mnv² और 6l³, ये आ गया, ठीक है। अब देख लो, l³ आयतन बन जाएगा, आयतन बन जाएगा तो mnv², ये आपका आयतन हो गया, सॉरी v हो गया भाई, आयतन हो गया। और 2 जो है वो 6 को काटेगा, तो 6 यहां पर क्या बच जाएंगे, 3, ठीक है। और अब देखो आगे, यहां से यहां तक आप पहुंच चुके हैं। अब आगे जब इसमें आगे निकालेंगे, तो जो है
यहां तक कर लिया, इसको 1/3 कर दो, mn यहां पर आ गया, ठीक है, mn आ गया। अब यहां पर जो बचता है ये बड़ा, इसको कैपिटल वी से दिखाते हैं भाई, और ये स्मॉल वी है, ठीक है। ये आपकी वेलोसिटी की तरह काम कर रहा है और ये यहाँ पर आयतन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये एम एन वी स्क्वायर यहाँ पर है ही, और ये v यहाँ पर आता है। अगर इस आयतन को एकांक आयतन की तरह लें तो फिर क्या बचता है आपके पास में, 1/3 mn v²। इसका मतलब बी ऑप्शन इसका होगा। चलिए अब सुनिए ध्यान से, आपको इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। एक तो ये पूछा जाएगा आपसे बी, मतलब ऑप्शन दे देगा आपको और पूछेगा कि पीवी का मान किस प्रकार परिवर्तित होता है, या फिर इस पर ये पूछ सकता है कि आपको प्रेशर की वैल्यू दे दे, वॉल्यूम की वैल्यू दे दे और आपसे किसी और की वैल्यू निकलवा ले, यानी कि न्यूमेरिकल पूछ सकता है इस पे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाँ, किस परिस्थिति पर गैस आदर्श गैस की तरह बिहेव करती है, तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, निम्न दाब और उच्च दाब पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, संपीड्यता गुणांक का मान होता है। देखो गैस के अंदर तो संपीड्यता यानी कि कंप्रेसिबिलिटी पाई जाती है। आपने एक नाम सुना होगा, संपीड़ित गैस, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये बात आपने सुनी होगी। उसमें क्या होता है, उसमें अत्यधिक दाब डाल करके सिलेंडर के अंदर गैस को क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है, सीएनजी बनती है उससे, ठीक है। तो वही बात है, गैस जो है उसमें संपीड्यता यानी प्रेशराइज्ड होने का गुण बहुत पाया जाता है। तो गैस जो है सबसे ज्यादा संपीड़ित हो सकती है, दबाया जा सकता है उसको। इसके बाद में होगा लिक्विड आपका, और सबसे कम जो होगा इसमें सॉलिड होगा। ये इनका कंप्रेसिबिलिटी का क्या है, ऑर्डर है भाई, घटता हुआ। इस प्रकार से ये सेट होते हैं। अब गैस जो है वो किस आधार पर दबती है, उसको कंप्रेस करते हैं, वो दिया जाता है आपके कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z से। और इस Z का मान जो है आपके PV अपॉन RT के बराबर होता है भाई, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली ये प्रूवन है। तो आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, गैसों का शीतलन प्रभाव, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, क्योंकि ये गैस से भी जुड़ा हुआ है, गैस के साथ साथ थर्मोडायनेमिक्स से भी जुड़ा हुआ है। चलिए इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपके गैसियस अवस्था के साथ भी आता है, थर्मोडायनेमिक्स के साथ भी आता है। देखो सुनो, आप थर्मस में कभी चाय भरी होगी आपने, गुरुजी सुबह सुबह क्यों चाय याद दिलाओ, याद तो दिलाएंगे, यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो देखिए थर्मस में आपने चाय भर रखी है, बढ़िया गर्म एकदम उबली हुई, तैयार है बिल्कुल। आप उस थर्मस को लेकर के चले गए कहीं पे काम पे या फिर स्कूल में कॉलेज में जहां भी जा रहे हो, ठीक। और बाय द वे आपसे भूल चूक होके आपसे पिया तो गया नहीं और वो गुम गया, कहीं छोड़ दिया आपने स्कूल में, और 10 दिन बाद में आप उसको ढूंढते हो, दोबारा मिल जाता है आपको एज इट इज, उसमें जितनी चाय थी उतनी ही है। लेकिन क्या वो उतनी गर्म रहेगी क्या 10 दिनों बाद में, ये बताओ देखें। अरे बताओ, वो जो है 10 दिन पहले जितनी उबली हुई थी उतनी गर्म वहां पर नहीं मिलेगी, हो सकता है कि पूरी ठंडी हो जाए, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये कैसे हो गया, भाई सोचने की बात तो है, एकदम एयर टाइट है वो थर्मस फ्लास्क सास का। उस थर्मस फ्लास्क में ना तो बाहर से कोई गैस आ जा रही है, ना ही अंदर से कोई गैस बाहर जा रही है, मतलब कि कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा उसके अंदर, वो एकदम एयर टाइट है। यानी मैं कह दूं कि रुद्धोष्म प्रक्रम है उसमें, एडियाबेटिक प्रोसेस है, फिर भी वो ठंडा हो रहा है। तो क्या रीजन है, अब सुनिए। मान लीजिए थर्मस फ्लास्क है आपका, इसमें जो भी वेपर थी गैस की या मटेरियल की, ये क्या होती है, दीवार से टकराएगी भाई, जितना उसको स्पेस मिला है उसमें तो फैलेगा ही, तो दीवार से टकराएगी। अब इनकी जो गतिज ऊर्जा होती है इन पार्टिकल्स की, ये होती है ताप के समानुपाती।
अभी देखा था आपने काइनेटिक एनर्जी थ्योरी में। तो मैं ये भी कह दूं कि ये गतिज ऊर्जा इनकी इंटरनल एनर्जी तो है, तो इनकी जो इंटरनल एनर्जी है वो ताप के समानुपाती है। तो अब ये इन दीवारों से टकरा रहे हैं तो उसकी एनर्जी तो खर्च हो रही है, एनर्जी खर्च होगी तो देखो समानुपाती का चिन्ह है तो ताप भी क्या होगा, डाउन होगा। इसका मतलब इसका मतलब सीधी सी बात है कि अगर थर्मस में आपने गर्म भर के चाय भी रखी है तो वो भी थोड़े थोड़े दिन बाद में क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। देखो जैसे ही एनर्जी खर्च होने लग गई, इसका ताप जो है वो भी खर्च होने लग गया। यानी कि यहाँ जो गैसों का प्रसार हो रहा है, इस प्रसार के अंदर इसकी एनर्जी खर्च हो रही है, एनर्जी खर्च हो रही है तो टेम्परेचर भी साथ साथ कम हो रहा है। तो इस प्रकार से ये बाहर से बिना कुछ एक्सचेंज किए ही ठंडा हो जाता है। समझ गए बात को? तो बस वैसा सा ही कुछ बात यहाँ पर भी है। ये जूल थेमसन नहीं है भाई, जूल थॉमसन है, ठीक है, ध्यान से। और वैसे देख लो हिंदी में लिखा हुआ है, नाम से क्या फर्क पड़ता है, नाम में क्या रखा है, ठीक है। चलिए वैसे देख लीजिए अब। तो गैस जो है, ये गैस आपको कोई निर्वात दिया गया है या कोई कंटेनर दिया गया है और उसमें ये पहले इतना स्पेस था, इसमें भरी हुई थी, यहां से बाहर निकली, यहाँ इसको थोड़ा सा ज्यादा स्पेस मिल गया और एक्सपांड हुई, विस्तार किया इसने। विस्तार करेगी तो इसकी एनर्जी खर्च होगी, उसमें एनर्जी खर्च होगी तो इसका ताप जो है वो घटेगा, यानी कि ये ठंडी हो जाएगी। तो ये बात किसने बताई थी? आपके जूल और थॉमसन ने बताई थी। तो इसका मतलब गैसों का शीतलन या कूलिंग इफेक्ट किससे बताया जाता है? जूल थॉमसन से, यानी कि 19 का जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, कोलाइडी कणों का आकार है। डायरेक्ट रटने का सवाल है लेकिन बढ़िया सवाल है। ए ऑप्शन जो होगा इसका हो जाएगा। और देखो इसमें एक ऑप्शन और दे रखा है, 10 से कम, 10 से कम एंगस्ट्रम, ये होता है ट्रू सॉल्यूशन के लिए। यानी कि कोई विलियन है, आपको दिया हुआ है, जैसे NaCl का, नमक का, जो पानी में घुला हुआ एक सॉल्यूशन है वो, तो वो ट्रू सॉल्यूशन कहलाता है, उसके पार्टिकल 10 एंगस्ट्रम से कम होते हैं। और एक सी ऑप्शन दे रखा है जिसमें लिखा हुआ है भाई 2000 एंगस्ट्रम से ज्यादा, ये होता है सस्पेंशन, निलंबन के लिए। माटी देखी होगी भाई आप, माटी को बच्चे थे जब आप पानी में घोलते भी थे लाडू बनाने के लिए माटी के, तो वो जैसे ही पानी में घुलती थी तो ऐसे थोड़ी थी कि गायब हो जाती थी, दिखती थी ना वो नीचे बॉटम के अंदर पेंदे में जमी हुई, तो वही क्या था, सस्पेंशन था, निलंबन था। और उसके कणों का आकार क्या होता है, 2000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होता है। ये है आपके निलंबन के लिए या सस्पेंशन के लिए। आगे बात समझ में? तो आपको क्या चाहिए, आपको कोलाइडी कण चाहिए जो रहेंगे ट्रू सॉल्यूशन से तो बड़े और निलंबन से छोटे, यानी कि 10 से लेकर के 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में आएंगे। मतलब देख लीजिए इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, कौन पायस होता है? तो पायस वो कोलोइड होता है जिसमें डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम, ये दोनों ही मिलके क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं भाई। ये भी लिक्विड और ये भी लिक्विड, मिला करके क्या बनता है, इमल्शन। और ये इमल्शन भी दो टाइप का हो सकता है, एक तो ऑयल वाटर और एक वाटर ऑयल। इसका मतलब अगर वसा को या तेलीय वसा को जब पानी यानी कि एक विलायक में घोल देते हैं तब बनता है ऑयल वाटर इमल्शन। जैसे इसका एग्जांपल है मिल्क, दूध। दूध में देखो मलाई आ जाती है, मलाई कैसी होती है, चिकनी सी तेलीय लगती है, ठीक है। आप उसको सर्दियों में यूज भी करते हो स्किन को फटने से बचाने के लिए, ठीक है। तो उसमें आपको साफ दिखता है, ऊपर तो दूध, ऊपर तो क्या है, मलाई है तेलीय सी, और नीचे क्या है, बिल्कुल व्हाइट कलर का लिक्विड होता है। तो ऑयल वाटर में तो आपका ये दूध एक बढ़िया एग्जांपल है। फिर वाटर ऑयल की बात करो तो उसमें देखो मक्खन, बटर, मक्खन की बात कर लो यहाँ पे। तो मक्खन में क्या है, मक्खन को देखो जरा, उसके अंदर ना तो पूरी तरह ठोस के गुण है, यानी कि पिचके ही ना उसको दबाएं, दबाओगे तो आराम से पिचक जाएगा। और आप उसको जब टच करोगे तो टच करने में वो कुछ कुछ ऑयली जैसा सा
तेलीय या चिकना आपको महसूस होगा, उसके अंदर ऑयल की मात्रा ज्यादा है और जो आपका लिक्विड पार्ट है वो कम है, तो वो वाटर ऑयल टाइप का होता है, ठीक है, इमल्शन। फिर इसमें एक टर्म और आ जाती है इमल्सिफायर, ठीक है, मैं इसको कह देता हूं पाइसी कारक, इमल्सिफाइंग एजेंट। ये क्या करता है भाई, ये इमल्सिफाइंग एजेंट इमल्शन को स्टेबल करने में काम आता है। तो कुल मिलाकर 100 बात की एक बात है, जो इमल्शन है वो लिक्विड को ही लिक्विड में क्या किया जाता है, घोलते हैं तब बनता है। बी ऑप्शन आपका इसमें दिया हुआ है वही सही है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, इनमें से कौन पायस है, देखो यही दोनों एग्जाम्पल हैं, दूध और मक्खन, तो सी हो जाएगा। और कोई पायस आपको याद हो तो इसके अलावा देख लो, आपके शरीर में, आपके क्या मेरे सबके शरीर में जो पाचन की क्रिया होती है, डाइजेशन की प्रोसेस होती है, उसमें भी थोड़ा थोड़ा क्या होता है, इमल्शन पड़ने का सिस्टम पाया जाता है भाई। पाइसीकरण से ही इसके अंदर क्या होता है, डाइजेशन की प्रोसेस पाई जाती है। इसके अलावा जो मिशेल फॉर्मेशन होती है साबुन वाली, ठीक है, जब वो कपड़ों को अपन धोते हैं ना, तो कपड़ों को धोते हैं तो मिशेल फॉर्मेशन होती है ये वाली। ये वाला जो क्लस्टर बढ़ता है आपका, जिसके अंदर यहाँ तो क्या है, हाइड्रोकार्बन है इस गंदगी के साथ में, और इधर आयनिक सिरा है, ठीक है, ये क्लस्टर में भी क्या होता है, मिशेल फॉर्मेशन ही होती है। तो वो भी क्या है, एक पायस का ही गुण है। तो कुल मिला के इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, उत्क्रमणीय कोलोइड है। उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय क्या होता है भाई, ऐसी प्रक्रिया जो सीधी भी चल जाए और उल्टी भी चल जाए। मतलब ऐसी रिएक्शन देख लो, N2 3S2 और ये बदलेगी 2NH3 में। अब इसके अंदर देखो ध्यान से, ये अभिक्रिया आगे भी जा रही है, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया भी बन रहा है, और अमोनिया से वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी बन सकता है। ये प्रोसेस क्या होती है, उत्क्रमणीय। तो ऐसा कोलोइड कौन सा हो सकता है, तो ऐसा कोलोइड हो सकता है लायोफिलिक। अब कैसे हो सकता है, देखो लायोफिलिक है मतलब स्टेबल कोलोइड। कैसा कोलोइड, स्टेबल कोलोइड। तो स्टेबल कोलोइड को अगर आप तोड़ देंगे तो उसमें अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। अनस्टेबिलिटी आ जाएगी तो वो वापस स्थायी होना चाहेगा, स्टेबल होना चाहिएगा। स्टेबल होना चाहेगा तो फिर अगर उसको दोबारा जुड़ने का मौका मिला तो वो वापस जुड़ के वही कोलोइड फॉर्मेशन दोबारा कर लेगा। इसका मतलब आपका जो द्रव स्नेही कोलोइड है वो कैसा होता है, वो होता है आपका रिवर्सेबल, यानी कि अगर तोड़ दोगे तो दोबारा बन जाएगा। जबकि सेकंड ऑप्शन में देखो, जो लायोफोबिक है, कौन सा है भाई, लायोफोबिक। लायोफोबिक जो होता है आपका, वो अस्थायी कोलोइड है, यानी कि अनुत्क्रमणीय कोलोइड है। अगर लायोफोबिक को आप तोड़ दोगे उसके विलय और विलायक में, या मैं कह दूं परिक्षेपित परावस्था या परिक्षेपण माध्यम में, डिस्पर्स्ड फेज या डिस्पर्जन मीडियम में, वो दोबारा नहीं बढ़ता है, ठीक है, इसलिए वो कैसा हो जाता है, अनुत्क्रमणीय। ठीक है, तो अब इसके अंदर बेसिकली ऑप्शन इसका ए ही रहेगा। ये जो मिल्क है इसकी जगह यहां पर बोथ आना चाहिए था, जो कि अब मिसप्रिंटिंग हो गया, उसको आप रहने दीजिए, ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई। सिक्का धातु जो होते हैं उनका कोलाइडी विलयन बनाने के लिए उपयोग में ली जाने विधि। देखो सबसे पहले तो कोलाइडी चक्की वाली विधि कौन सी होती है, कोलाइडी चक्की वाली विधि में देखो, चक्की का क्या काम होता है भाई, चक्की का काम क्या होता है, आटे को पीस, सॉरी आटा तो पिसा हुआ ही है, गेहूं को पीसना होता है। अपन देखो मारवाड़ी में कुछ भी बोलते हैं, आटा पिसा लिया, जो आटा तो पिसा हुआ ही है उसको क्या पीसेंगे, ठीक है, तो वैसे ही जबान पे पड़ा हुआ रहता है। गेहूं है आपका, गेहूं को जब उसमें डालते हैं चक्की में, तो गेहूं पहले तो बड़ा ही होता है, फिर जब चक्की में डाल देते तो एकदम पिस के आटा बन जाता है, ठीक है। बस वही काम यहाँ पर है। यहाँ बड़े बड़े पत्थर जैसे सस्पेंशन या निलंबन वाले कण जो है वो डाले जाते हैं इस कोलोइडी चक्की में, और ये फिर उनको पीसती है, ग्राइंड करती है, ग्राइंड करती है, और कौन सी साइज में ले आती है, 10 एंगस्ट्रम से लेकर के 2000 एंगस्ट्रम के बीच में।
भाई पहले तो होते हैं ये 2000 से ज्यादा, इसका मतलब निलंबन है। फिर इनको पीस पीस के छोटा कर दिया, तब ये किस में आ गए, 10 से 2000 के बीच में। ठीक है, तो ये कोलाइडी चक्की विधि में कई बार चुंबक का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, इसके बाद में सही नंबर ऑप्शन देखो भाई, अपोहन। तो अपोहन कोई कोलोइड बनाने की विधि नहीं है भाई, अपोहन कोलोइड बनाने की विधि नहीं है, ये कोलोइड को शुद्धिकरण करने की विधि है, उसका प्योरिफिकेशन। जैसे कोई के किडनी की बीमारी हो जाती है तो उसका जो ब्लड है वो भी अशुद्ध होने लगता है। क्यों? क्योंकि जो पेशाब के साथ में जो एक्सक्रीट होना चाहिए, उत्सर्जित पदार्थ जो निकलने चाहिए, वो ब्लड में मिक्स होने लगते हैं। तो उसको निकालने के लिए फिर क्या करते हैं, किडनी तो काम कर नहीं रही, तो उसका अपोहन ही करवाया जाता है, डायलाइसिस, और उससे फिर उसको शुद्ध करते हैं ब्लड को। ठीक है, अब ऐसे ही नीचे वाला डी ऑप्शन है वैद्युत अपोहन, तो ये तो सेम ही बात है, बस डायलाइसिस को किसके माध्यम से करवा रहे हैं आप, लाइट के माध्यम से, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से। तो बचा कौन सा इसमें, ब्रेडिग आर्क मेथड। ये ब्रेडिग आर्क मेथड जो है, इसके अंदर जो भी सिक्का धातु है, जैसे कॉपर हो गई, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, इनके इलेक्ट्रोड लेंगे, इनके बीच में क्या होगा, स्पार्क होगा, स्पार्क से क्या होगा, इनकी वेपर बनेगी, और वो ये वेपर यहां पर ठंडी होगी भाई। यहाँ पर जो सॉल्यूशन में यहाँ पर जो सैंपल ले रखा है वो अत्यधिक क्या है, ठंडा है, जो इसको कंडेंस कर देगा, संघनित कर देगा वेपर को। तो ये ऊपर जाने की बजाय यहाँ पर सतह पर प्राप्त हो जाएगा कोलोइड विलयन इनका। तो कुल मिलाकर के ब्रेडिंग आर्क जो मेथड है वो ही सिक्का धातुओं के कोलोइड विलयन बनाने में काम आता है। ठीक है, आ गई बात समझ में आपको? तो इस प्रकार से देखो, आपका आज का पहला सेशन तो खत्म होता है, अगले सेशन में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।